Now the next chapter is chapter number 3, atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें बनी हैं, सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जितने भी सब्सटेंस हैं सब के सब किस एटम से बने हुए हैं। एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से पूरे सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, एटम बिल्कुल इस तरह से समझते हैं कि जैसे एक दीवार होती है और दीवार में ईंट लगी होती है, ब्रिक्स लगी होती हैं, तो वो ब्रिक्स क्या काम करती हैं, वो एटम का काम करती हैं। उसी तरह सब्सटेंस में एटम होते हैं, ठीक इसी तरह। यानी पूरी भी वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा स्पेस में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब एटम्स से बनी हुई हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम। एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, एटम। फिर एटम एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, एटम मान लो हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन के एटम मिल करके एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, वो एक मॉलिक्यूल है। ठीक, अब यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके बाद डाल्टन्स थ्योरी, उसके बाद स्टार्ट होगा फिर एटम और मॉलिक्यूल की पूरी अलग अलग उसको डिफाइन करके उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकली कोई चीज़ कंबाइन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ हम सिमिलर पाते हैं, वो सारी चीज़ें उसके लिए एक लॉ बना दिया गया। जाहिर सी बात है कोई भी लॉ जो होगा वो यूनिवर्सली ट्रूथ होगा, यानी जहाँ ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा, वो कहीं बदलेगा नहीं। तो इसलिए एक लॉ बना दिया गया ताकि हमको पता चले कि हाँ केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल रिएक्शन में ऐसा होना ही होना है, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो ये जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम बहुत दिनों से सुनते चले आए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी मास या कोई भी मैटर खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं भाई, अजीब सा है। कोई भी मैटर है उसको मान लीजिए जैसे कि वाटर है, वाटर नेचर ने एक बार जनरेट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, नेचर की लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर पूछोगे सर कहाँ, जो आइंस्टाइन टाइप के स्टूडेंट होंगे वो पूछेंगे कि हाँ सर वाटर भी तो जनरेट हुआ होगा, फिर वो क्रिएट तो हुआ, तो वो भी तो एक वो है, मैटर है, तो उसके अंदर भी तो मैटर्स हैं। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो मतलब अर्थ लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे, लास्ट उसी से रिलेटेड। ठीक है, यानी एक बार जैसे वाटर जनरेट हो गया, अब वाटर को हम चाहे बर्बाद कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, हो सकता है वाटर डिस्ट्रॉय, कहोगे क्यों नहीं होता, होता है। हम जितना पानी ज़रूरी है कि अपने टैंक में भर लें वही पानी बचा रह जाए ज़िंदगी भर, ऐसा पॉसिबल तो नहीं। हम यूज़ करते हैं उसका, उसमें से बहुत सारे पानी वेस्ट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी पानी जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में कुछ उस पार्ट में चला आता है, कुछ बह करके चला जाता है, कुछ धोने में चला जाता है, कुछ ऐसे ही चला जाता है। ठीक, लेकिन क्या जो वो पहले पानी था और जो बाद में पानी जो हमने वेस्ट कर दिया है, जो हमने बहा दिया, दोनों में कोई डिफरेंस आ गया, उसके मास में कोई फर्क आ गया, ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दो है, ये चीज़ें हैं, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, क्रिएट किया हुआ सब्सटेंस है। अब हम क्या कह रहे हैं, मास कंजर्व रहता है, मास कुछ भी हो, कोई भी चेंज आए, मास नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, सेम सब्सटेंस का मतलब हम इसमें चेंज कर दिए, मान लीजिए फिजिकल चेंज आ गया, ये चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ अलग हो गई, तो क्या ये एक साथ फिर कंबाइन किए जाएंगे तो मास चेंज हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास चेंज हो जाए। वो हमेशा क्या रहेगा, उस सब्सटेंस का मास वही रहेगा आफ्टर द चेंजेस। ठीक, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोशियर इन 1774। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था।
Thus, in chemical reaction, total mass of product is equal to total mass of reactant. जब भी होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, इधर वाला रिएक्टेंट होता है, उधर वाला प्रोडक्ट होता है। ये इधर उधर क्या मतलब है? इधर का मतलब ये लेफ्ट साइड, उधर का मतलब राइट साइड। यानी लेफ्ट साइड में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने हीट किया, वो ब्रेक कर गया, दो सब्सटेंस में ब्रेक कर गया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में टूट गया। अब देखो 56 ग्राम ये बना, 44 ग्राम ये बना, दोनों को ऐड करो तो 100 ग्राम आएगा। ठीक है, तो कहीं भी मैटर जाता नहीं है, तुम वेस्ट नहीं होता। बाउल में पानी लो, पानी का वेट कर लो, ठीक है, उसको केमिकल रिएक्शन दे दो। केमिकल रिएक्शन कैसे? इवेपोरेट करवा दो। इवेपोरेट कराने के बाद ऐसा अरेंजमेंट रखो कि उसकी स्टीम पूरी की पूरी कहीं इकट्ठा कर लो, उसका वेट करो, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो मास जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वही बना रहेगा। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहली चीज हम दिमाग में रखना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या था कि मास हमेशा सेम रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तुम यहाँ पे रहो, तुम वहां पे रहो, तुम कहीं पे भी रहो, दुनिया के कहीं पे भी रहो, तुम्हारा मास नहीं चेंज होगा। ठीक है, तुम्हारा मास हमेशा है। तुम्हारे अंदर जितने पार्टिकल है, मास एक्चुअल में है क्या? मास तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच मेड अ सब्सटेंस, यानी जो पार्टिकल जिससे सब्सटेंस बना है उसी को मास हम कहते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो मास हमेशा कंजर्व रहता है। सेकंड था कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब कोई भी चीज कंपाउंड, खासतौर से जितने भी कंपाउंड बने सबके सब क्या है? एक फिक्स प्रोपोर्शन में बने हुए हैं और अपने मास का एक प्रोपोर्शन, वो फिक्स प्रोपोर्शन शेयर करके अपने आप को कंबाइन किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकता कोई भी कंपाउंड, उसके अलावा जनरेट या कंपाउंड बन ही नहीं सकता। अगर वो वाटर के लिए हम जो पीते हैं पानी, उसके लिए अगर H2O है फार्मूला, तो जो नदियों में पानी है तो उसके लिए भी H2O ही है फार्मूला। जो समंदर में पानी है उसके लिए भी H2O ही है फार्मूला। इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दिस लॉ इज गिवन बाय प्रॉस्ट इन 1779। प्रॉस्ट ने दिया था इस लॉ को, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जो भी कंपाउंड बनते हैं, एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं। एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या एलिमेंट है? उस वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो क्या बना दिए? वाटर। ठीक, अब हम वाटर का एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे इसको। इन वाटर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 whereas एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ये एटॉमिक मास याद करने वाली बात है। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें, एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो उसका वो होता है, सम होता है। ठीक है, वो एटॉमिक मास कहलाता है। अब ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कहाँ से आ गया? सब तो बड़ी वाहियात चीज़ें हैं ना। नहीं, इसको समझने के लिए हम आगे चलेंगे तो उसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो खाली यहाँ पे इतना समझ लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। तो रेशियो क्या होगा? 2 इसका 16 इसका, 2:16, ये तो रेशियो हो। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते ये तो रेशियो हो। 2:16 मतलब 1:8 बाई मास। यानी एक हिस्सा अगर हाइड्रोजन का होगा तो 8 हिस्सा किसका होगा? ऑक्सीजन का। एक पार्ट हाइड्रोजन का, 8 पार्ट बाई मास वो अपना शेयर करेंगे एक साथ, तभी जाकर के वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर 1:9 हो गया, 1:10 हो गया, तो कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं और कंबाइन नहीं करेंगे और वो वाटर नहीं बनाएंगे। ये फिक्स प्रोपोर्शन, ये इसी को कहते हैं, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। इन अमोनिया में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, NH3 इसका फार्मूला होता है। 14:3 में के रेशियो में बाई मास वो शेयर करते हैं। हमने आपको 14:3 के रेशियो में, यानी 14 पार्ट नाइट्रोजन का तो 3 पार्ट बाई मास। बाई मास में क्या है? बार बाई। इसके बाद आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
ये सबसे पुरानी थ्योरी है, इसमें एटॉमिक थ्योरी में सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कही जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने थोड़ा सा एटम के बारे में हमको नॉलेज दी थी, थोड़ी सी नॉलेज हम कह सकते हैं, लेकिन बाद में उसका डिसएडवांटेजेस भी बहुत निकले, लिमिटेशंस निकली, मतलब उसमें कई कमियां भी थी, जो उसने रूल बताए थे उसमें कमियां भी थी एटम के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या पॉस्टुलेट या अजम्पशंस थे। यानी पॉस्टुलेट या अजम्पशंस के बारे में अगर पूछा जाए तो वो ऐसी चीज़ जो इमेजिन की हुई है, मतलब कोई चीज़ हम देख लें, उसके बारे में सोच लें कि ऐसा ऐसा होगा, उसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल करके। ठीक है, तो उसने भी इसी तरह से कुछ पाया एटम्स के ऊपर, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके। सबसे पहले उसने कहा कि मैटर्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर कोई भी हो वो किससे बनेगा, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जिसको कहते हैं एटम। सेकेंड है एटम्स कैन बी डिवाइडेड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सेकेंड जो पॉस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो कहता था कि जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा था, यानी वो डिवाइडेड नहीं है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो हम उसको बना सकते हैं ना तो हम उसको तोड़ सकते हैं, वो वैसे ही जैसा तस रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब उसका मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, नंबर थर्ड, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एक एलिमेंट दे दिया गया है, जैसे मान लो हाइड्रोजन दे दिया गया, ठीक है, उसका कह रहा है कि मास और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आइडेंटिकल होगी। मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो H2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस H2 जो है वो एक एलिमेंट है, उसका एटम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। उसमें क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल तो होंगे, दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट तो एटम से मिलकर बना है और दोनों एटम क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दो एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर के तो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं O2। तो ऑक्सीजन जो है O सिर्फ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और मास में भी सेम होगा, तो दोनों आपस में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को ले लो तो दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज और मासेस में भी चेंज आएगा। जाहिर सी बात है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों अलग अलग एटम भी हैं। ठीक है, इसलिए दोनों में फर्क रहेगा। 5 है, ये इसकी अजम्पशन थी, मतलब उसने टाइम पे ये इमेजिनेशन थी, लेकिन बाद में इसका कुछ और भी पता लगा तो उसको हमने इस कैटेगरी में डाल दिया, जो ड्रॉबैक वाली कैटेगरी थी उसमें डाल दिया। नंबर 5 है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो अभी मैंने बना करके दिखाया था कि वाटर कैसे बनता है कैसे बनता था, 1:8 के रेशियो में वाटर बनता था। तो 1:8 क्या है, होल नंबर ही तो है। हाइड्रोजन 1:8 वो एक होल नंबर के फॉर्म में ही कंपाउंड बनते हैं एक रेशियो में। द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। दिस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वही कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले लॉ को ये भी फॉलो कर रहा है। कौन सा पॉस्टुलेट, 6 वाला पॉस्टुलेट। इसका क्या कह रहा है, रिलेटिव नंबर यानी जितना नंबर रहेगा, यानी कितना नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, एंड काइंड ऑफ एटम्स यानी किस टाइप का एटम है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंपाउंड में। एक कंपाउंड वाटर ले लो, चाहे इधर वाटर ले लो चाहे दूसरी जगह वाटर ले लो, कंपाउंड ले लो, वो दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो वहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा बरकरार रहेगा। वहां पे भी नदी के पानी में भी उतना ही 1:2 1:8 का रेशियो रहेगा। यहाँ के पानी में भी जो हम पीते हैं उसमें भी 1:8 का रेशियो रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी 6 वाला पॉस्टुलेट क्या है, वो एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। सेकंड वाला पॉस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि which two postulate of Dalton's atomic theory explains the two law of combination। ठीक, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, ड्रॉबैक क्या है, की बात है, इवन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मासेस।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास सेम हो सकते हैं, ये आइसोबार की डेफिनेशन है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटम मतलब कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन दोनों का मास 14 यूनिट होता है, लेकिन एलिमेंट देखो ये कार्बन है ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आइसोटोप और आइसोबार की खोज होने के बाद ये पता चला कि इसने जो कहा था, क्या कहा था, ये 4 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों चीजें इसकी ड्रॉबैक में आ गई। इसके बाद आता है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन थ्योरी। ड्रॉबैक जाहिर सी बात है ये इमेजिनेशन बेसिस पे था, एक अजम्पशन था, एक मान दिया गया था, इस तरह की चीजें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेसिस उसको देखा था उन्होंने डाल्टन। तो डाल्टन भाई साहब की गलतियां भी दिख गई यहाँ पे, तो वो ड्रॉबैक में हमने डाल। ड्रॉबैक बहुत समझने की जरूरत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है जैसे दैट एटम आर इंडिविजिबल। उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था क्या कि एटम्स जो है वो टूट नहीं सकते, वो अपने मतलब टूटने का मतलब ये कि वो उनके अंदर कोई और पार्टिकल नहीं है, वो खुद ही में बस उतना ही बना है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी मैटर का है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी जब एटम के अंदर भी घुस गई, तो क्या हुआ, वहां से पता चला कि अरे भैया इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला कि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उससे मिलकर के बना है। ओके, तो एटम के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो कि एटम का मास डिसाइड करते हैं, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उसमें कई शेल होती हैं। ठीक है, वो अलग अलग एटम पे डिपेंड करती हैं कितनी शेल होंगी। ओके, सो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। ये एक्चुअल में सेकेंड वाला और थर्ड वाला पढ़ो, इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास। सेकेंड एंड थर्ड वाला एक टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप एंड आइसोबार क्या है? आइसोटोप का मतलब होता है ये जो चीज लिखी हुई है, सेम एलिमेंट हो मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसके मास अलग अलग होंगे। मास अलग अलग हो गए, ये कहाँ से चीज आ गई, ये कौन सी नई चीज आ गई, इसको मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा आइसोटोप्स एंड आइसोबार को। अभी बस इतना समझ लो कि आइसोटोप ऐसी चीज होती है जिसका जो सेम एलिमेंट होगा लेकिन उसके मासेस अलग अलग होंगे। मतलब कार्बन होता है, कार्बन 14 होता है, तो कार्बन और कार्बन 14 में कार्बन 12 भी होता है। कार्बन के ही आइसोटोप कौन कौन से, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 में कुछ और मास होगा, कार्बन 14 का मास कुछ और होगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। कार्बन 14 का मास 14 और कार्बन 12 का मास 12। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो ये इसका ये जो ड्रॉबैक है यहाँ से निकल करके आया कि आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप और आइसोबार की बाद में खोज हुई। थर्ड है वही आइसोबार के बारे में, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन सेम मासेस रख रहे हैं, ये भी कैसे पॉसिबल है, आइसोबार है ये। ठीक है, इसकी डिफिनीशन ये एक्चुअल में वो आइसोबार और आइसोटोप की डिफिनीशन ही है। तो आइसोबार क्या करता है, उसमें क्या होगा, मास सेम होगा, मतलब मैंने बताया ना कार्बन 14 14 यूनिट मास होगा उसका, और नाइट्रोजन का भी